डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑफिशियली आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 11वीं का। 11वें सबक का छिल्ला हिस्सा आज हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब हम हमारे सारे चैप्टर्स का इंशाअल्लाह रिवीज़न करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सवाल है जो नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेशक कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी स्कूल में आ सकते हो, मैसेज कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। मोस्ट वेलकम। बराबर। आज हम हमारे 11वें चैप्टर के बिल्कुल आखिरी हिस्से को देख रहे हैं और हमारे उस आखिरी हिस्से का टॉपिक है समाज प्रत्ये धंधानी सामाजिक जवाबदारी, कि समाज की तरफ कारोबार की कौन सी समाजी जिम्मेदारी है। पीटर एफ ड्रकर, जिनका नाम आपके छिल्ले सिलेबस के कोर्स में आया, सिर्फ नाम, उनको आपको 12th में पढ़ना है। खैर, पीटर एफ ड्रकर कह रहे हैं कि किसी भी कारोबारी इकाई को चलाने के लिए इकाई और समाज, इन दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। जब भी इकाई को चलाने की बात आती है तो इकाई को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम समाज को इक्तिसादी और समाजी फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आज का है पर्यावरण जतन करવું, कि माहौल का ध्यान रखना या माहौल की हिफाजत करना। यानी किसी भी कारोबारी इकाई की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है अपने समाज की तरफ कि वो कम से कम आलूदगी पैदा करें, फिर जो आलूदगी हो रही है उससे समाज को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और अगर हो रहा है तो कम से कम तादाद में हो। उसके बाद आता है राष्ट्रीय विकासना कार्यમાં ફાળો, कौमी तरक्की के काम में शिरकत, कि हमारी कौमी तरक्की किससे होगी, जब एक अफराद की तरक्की होगी और इकाई की तरक्की होगी। बराबर। इन दोनों के मुश्तरक के नतीजतन हमारी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा। तो हमें हमारी कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा करना है, हमें हमारे मुल्क को भी कामयाब बनाना है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है संशोधन ने महत्व आपको, तहकीक को अहमियत देना, कि किसी भी मुल्क की तरक्की में उसकी जो सनदी तहकीक है उसका बहुत अहम भाग होता है या रोल होता है। तो हमें हमेशा तहकीक इस तरीके से करनी चाहिए कि हम हमारे समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, समाज को खिदमत फराहम कर सकें। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कटोकटी के आफतना समय में जवाबदारी निभावी, कि जब हमारे समाज पर किसी तरीके की मुसीबत आ जाए तब हमें हमारी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई अजीम प्रेम जी ने दान किया, रतन टाटा ने दान किया, ठीक है, शाहरुख खान ने दान किया। तो ये अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, इन सब ने क्यों दान किया, क्यों ये कोरोना के वक्त में हमारे मुल्क को पैसे डोनेट किए, ताकि हमारा मुल्क, ये जो कोरोना नाम की महामारी हमारे यहाँ पे फैल गई है, बराबर, तो इस वबा से हम बच सके, या तो फिर इस वबा से हम हमारे मुल्क को इस आफत से बाहर निकाल सकें। इसके बाद का हमारा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक वारसानु संवर्धन, कि समाजी तहजीबी जो विरसा है उसकी हिफाजत कर सके, कि हमें हमेशा हमारे जो तहजीबी विरसा है उसका ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम हमारे एडवर्टाइजमेंट करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो तहजीबी मूल्य है, हमारी जो तहजीब हमें सिखाती है, उस बात को हम बरकरार रखते हुए अपनी बात को पेश करें। समाज उत्थान में सहभागी, समाज की तरक्की में शिराकत, कि हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम हमारे साथ साथ हमारे समाज की भी तरक्की करें। हमारे समाज का जो पिछड़ी हुई जमात है, हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, हम उनकी भी तरक्की कर सकें। इसके बाद का हमारा पॉइंट है रोजगारी ने तकों निर्माण करना, कि रोज़गारी के मौक़ों की तामीर करना, कि हमें हमेशा हमारी
कारोबारी इकाई को इस तरीके से फैलाना चाहिए, इस तरीके से उसकी तरक्की करनी चाहिए ताकि हम हमारे समाज में जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं उनके लिए रोज़गार की तामीर कर सकें। मानव हकोनी जाळवणी करवी, इंसानी हुकूक को बरकरार रखना कि हमें हमारी प्रोडक्ट बेचनी तो है लेकिन कैसे, जो हमारे मानव हक है, जो हमारे इंसानी हुकूक है उसको बरकरार रखते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धंधा की एका माने पर्यावरणनी जाळवणी। कि अभी आपको पता है कि पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कौन सा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। आप देखो मौसम में कभी भी तब्दीली आ जाती है, कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, प्लस गर्मी कितनी बढ़ रही है ना। इवन मैंने तो एक किताब में ये तक पढ़ा कि आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि जो समंदर किनारे के टापूज़ हैं, जैसे मुंबई जैसे जो शहर है, इंडोनेशिया में ऐसे बहुत से शहर है, जावर सुमात्रा जैसे जो टापू हैं, ये टापू आगे चलकर इतनी हीटिंग बढ़ जाएगी, इतना ग्लोबल वार्मिंग होगा कि ये बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। तो अभी पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। तो भले हम इस मुश्किल को पूरा के पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हमें हमेशा पेड़ उगाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सके, हमें कम से कम आलूदगी कर सके, है ना। तो खैर पहला पॉइंट है ज़मीन और जंगलनी जाळवणी, कि हमें ज़मीन और जंगल की हिफाजत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इकाई की तश्कील के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसी ज़मीन खरीदनी चाहिए जहाँ पर जंगल ना हो या जहाँ पर पेड़ ना हो। यानी ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसी जगह हमने खरीद लो कि जहाँ से हमको पहले जंगल या पेड़ को काटना पड़े और उसके बाद वहाँ पर हम हमारी कारोबारी इकाई की तश्कील करें। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। इसके अलावा जब हम हमारे केमिकल का निकाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ से हमारी इकाई में से जो कचरा निकल रहा है, जब हम उसका निकाल कर रहे हैं तो हमें ये पूरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छी ज़मीन है, जो फर्टिलाइज ज़मीन है, हम उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। जड़ संपत्ति नी जाळवणी, हमें पानी के वसाइल की हिफाजत करनी चाहिए। हमें ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कारोबारी इकाई का कचरा है वो हम साफ पानी में ना डालें। हवा ने विविध वायुनी जाळवणी, हवा और मुख्तलिफ हवा की की बहाली। आप देखो जब हम हमारी कारोबारी इकाई में जब हम प्रोडक्ट प्रोसेस करते हैं, बराबर, तो हमारे यहाँ से कचरा निकलता है जो घन, प्रवाही या वायु, इन तीनों में से किसी भी स्वरूप में हो सकता है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हवा की आलूदगी ना पैदा करें। क्योंकि आप लोगों को पता होगा भोपाल दुर्घटना, क्योंकि ये गैस जब लीकेज होता है तो इसके नतीजे इतने बुरे आते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पर वो भी किसी न किसी कमी के साथ पैदा होते हैं। इवन आपको ये भी पता होगा कि जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था तो वहाँ पर कितने साल तक जो खरगोश पैदा हुए वो बिना कान के पैदा हुए। पता होगा ना आपको ये बात। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से हवा में आलूदगी ना फैले। आवाज़ ना प्रदूषण नटकाऊ, कि शोर की जो आलूदगी है उसको कम करना। हमें हमारे कारखानों की इस तरीके से हमेशा तामीर करते रहना चाहिए, या हमें हमारे कारखाने में हमारी मशीनों को हमेशा इस तरीके से रिपेयर रखना चाहिए, इस तरीके से हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए कि जिससे वो कम से कम शोर करे और जिससे हवा की आलूदगी ना फैले। इसके बाद हमारा पॉइंट है धंधा की नीतिमत्ता, कारोबारी इखलाकियत। मोस्ट IMP पॉइंट है हमारा ये, 3 मार्क्स के लिए। IMP कर दो पहले इसको। देखो हर चीज़ आपको कोई ना कोई सिखा सकता है, इल्म, बराबर, तालीम, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, वो आपके अंदर खुद पैदा होती है ना।
तो धंधा की नीतिमत्ता, कारोबारी अखलाकियत यानी क्या कि आप आपकी कारोबारी इकाई की तरफ कितने ईमानदार हो, है ना, आप आपके कारोबार में कितने ईमानदार हो, इसको हम हमारी कारोबारी अखलाकियत कहेंगे। कि जैसे मिसाल के तौर पे आप किसके साथ धोखाबाजी करते हो, आप कितनी रिश्वत देते लेते हो, आप आपके माल में कितनी मिलावट करते हो, आप कितनी लो क्वालिटी का माल बनाते हो। तो हमें, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि थोड़ा नफ़ा कम मिले ना वो चलेगा, लेकिन कभी क्वालिटी के साथ आप लोग छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि अभी जो नफ़ा कम मिल रहा है ना वो आगे चलकर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपका कस्टमर चला गया, उसका आप पर से भरोसा उठ गया, आपके प्रोडक्ट पर से भरोसा उठ गया, आपकी कंपनी पे से भरोसा उठ गया, आपकी इकाई पर से भरोसा उठ गया, तो वो भरोसा शायद आप कभी जीत ना पाओ, और अगर जीत पाओ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। एक बात ध्यान रखना कि कारोबारी इखलाकियत में, हम कारोबारी इखलाकियत कब तोड़ते हैं ये समझ लो कि जब हमारा बहुत टफ कंपटीशन हो, जब हम बहुत रफ्तार से अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाना चाहते हैं, तब हम ऐसे गलत रास्तों पर चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रफ्तार से आगे नहीं बढ़ना है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आराम से आगे बढ़ना है, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है, ठीक है। इसके बाद का हमारा पॉइंट है धंधा की अनीतिमत्ता ना तत्व, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कारोबारी इखलाकियत के। सबसे पहले उच्च संचालक मंडली प्रतिबद्धता, जो आला सतह पर काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि जनरल मैनेजर हो गए, ये लोग हैं, तो हमेशा इनका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। ये मैनेजर है नो डाउट, बट इनका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। गुजराती में नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, क्लास में 9-10 में मैं हमेशा बोलते रहती थी आप लोगों को कि विनयपूर्वक वर्तो, विनयपूर्वक वर्तो, कि आप पढ़े हुए हो ये जानने के लिए लोग आपकी डिग्री नहीं देखेंगे बेटा, आपके रिजल्ट नहीं देखेंगे, वो आपकी ज़बान से ये पता लगा पाएंगे कि आप कितने पढ़े हुए हो, किसके पास पढ़े हुए हो और कैसा पढ़े हुए हो, है ना। तो हमें हमारी ज़बान में क्या पैदा करनी है, नरमी, है ना, आज़ीज़ी। तो आला सतह में काम करने वाले जो लोग हैं उनमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने से नीचे सतह पर काम करने वाले लोगों के साथ भी आज़ीज़ी से बर्ताव करें। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मार्गदर्शक नियम अनुप्रकाशन, रहनुमाई की कवानीन की रिहाई, कि हमें जिससे मार्गदर्शन मिले, यानी जिससे हमारी रहनुमाई हो, ऐसे उसूल हमारे मैनेजर्स वगैरह को या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको बनानी चाहिए। उसके बाद आता है माળખાકીય रचना करनी, कि इकाई के जरिए जो फैसले लिए गए हैं ना, तो वो फैसले बराबर हैं, ये खातिर दिलाने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए कि जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ जो फैसले लिए गए हैं वो बराबर है। निर्णयों में भागीदारी, कि जब आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हो कारोबारी इकाई के मुतालिक, तो आपको आपकी छोटी सतह पर काम, आपसे नीचे सतह पर काम करने वाले लोगों की भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि फैसलों में इनकी हिस्सेदारी आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा देंगे। इससे जो आपके मुलाजिम हो वो क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो वो ये सोचेंगे, उनकी आपकी कंपनी की तरफ जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं यार, जब मेरी कंपनी मुझे छोटे मोटे फैसलों में पूछती है, बड़े बड़े फैसलों में पूछती है, मुझे इज़्ज़त देती है, तो फिर ये मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं अपनी कंपनी की इज़्ज़त को बरकरार रखूँ। हमारा लास्ट पॉइंट है परिणाम अनुमूल्यांकन, नतीजे का अंदाज़ा, कि जब हम कारोबारी इखलाकियत बना रहे हैं तो हमें इसके नतीजे का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका नतीजा क्या आएगा, क्योंकि हमारी जो कारोबारी इकाई है उसमें अलग अलग जमात के लोग, ठीक है, अलग अलग सोच वाले लोग काम करते हैं, तो हमें इसके नतीजों के बारे में भी सोचना होगा कि इसके नतीजे कैसा आया। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह बुधवार के दिन से हम हमारा रिवीज़न स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ पड़ी ही होगी, बट अगर अभी भी कह रही हूँ कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेशक आप कभी भी पूछ सकते हो।